नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जायसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th साइंस, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से मैटर 3 स्टेट्स में सब डिवाइड किया जा सकता है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस। नाउ वी विल लर्न सर्टेन डेफिनेशंस सो दैट वी कैन फिक्स द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज 3 टाइप्स ऑफ स्टेट। जो इनकी स्टेट है मैटर की, उनके बारे में बता सकें। वन मोर थिंग यू हैव टू नो दैट मैटर्स आर इंटर कन्वर्टेबल फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट। जैसे कि अगर आइस को आप हीट करोगे तो वो पिघल कर वाटर बन जाएगी, लिक्विड, और लिक्विड को और हीट करोगे तो बॉयल होने लगेगा और वो वेपर बन जाएगी। तो मैटर वही है, लेकिन उसकी स्टेट बदली जा सकती है। हम ये टेम्परेचर वेरिएंट है, सो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अगर आप किसी भी सॉलिड को हीट करते जाओगे तो वो पहले लिक्विड बनेगा मेल्ट होकर, और फिर मेल्ट होने के बाद और हीट करोगे तो वो बॉयल होने लगेगा और वेपर बन जाएगा। ऐसा वाटर के केस में हमने देखा है। यही सभी केसेस में ट्रू है। अगर आप ऐसे ही किसी और चीज़ को, जैसे आयरन को मेल्ट करो तो आयरन सॉलिड है लेकिन मेल्ट होकर के मोल्टन आयरन, पिघला हुआ आयरन बन जाएगा। लेकिन और बहुत ज़्यादा हीट करो तो उसके पार्टिकल्स हवा में भी चले जाते हैं। तो दिस इज ट्रू फॉर ऑल काइंड्स ऑफ पार्टिकल। इसके अलावा अगर आप स्टीम को कूल कर दो तो स्टीम अगर कूल कर दोगे तो लिक्विड बन जाएगी। आप जानते हैं कि जो सी से वेपर्स उठती हैं वो ऊपर जाकर के कूल हो जाती हैं और क्लाउड्स बना देती हैं। तो वो क्लाउड्स क्या है? लिक्विड है। और कई बार तो इतनी कूल हो जाती हैं कि ओले गिरने लगते हैं, दैट इज़ वो जो आयरन की सॉलिड बॉल्स। तो वही चीज़ अगर थोड़ी कूल करोगे वेपर्स को तो लिक्विड बन जाएगी, और ज़्यादा कूल करोगे तो सॉलिड बन जाएगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मैटर कैन बी इंटर कन्वर्टेड फ्रॉम वन स्टेट टू अदर, इट इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट। जैसे कि सॉलिड को अगर आपने हीट कर दिया तो वो लिक्विड बन जाएगा, और लिक्विड को और हीट कर दिया तो वेपर बन जाएगा। जैसे आप आइस को हीट करोगे तो वाटर, वाटर को हीट करोगे तो स्टीम, और उल्टा भी कर सकते हो। वेपर को कूल करो, जैसे सी से वेपर्स उठती हैं और ऊपर जा कर के वो क्लाउड बना देती हैं। तो कूल करने पर वेपर को कूल करो लिक्विड, और अगर वाटर को और कूल कर दो या लिक्विड को और कूल कर दो। मैं तो वाटर एक एग्जांपल बता रहा हूँ, लिक्विड के तो कई चीज़ है, मिल्क है, हनी है। मिल्क को भी कूल कर दो तो आइसक्रीम बन जाएगी। तो इस तरीके से इसे कूल करने पर, सो हम ये बात कह रहे हैं कि द वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल एंड टेम्परेचर डिपेंडेंट। वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं। सो वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टिबल, एक दूसरे में बदली जा सकती हैं। इंटर कन्वर्टिबल एंड टेम्परेचर डिपेंडेंट। इसका मतलब हुआ है कि एनी मैटर, एनी काइंड ऑफ मैटर, आप अपने मन में कुछ भी मैटर सोच लो, कैन एग्जिस्ट इन ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर। एनी मैटर कैन एग्जिस्ट in any of the 3 states, in any of the 3 states depending on temperature
कोई भी मैटर किसी भी स्टेट में रह सकता है, ये सब टेम्परेचर पे डिपेंड है। एट लोअर टेम्परेचर दे आर सॉलिड, वाइल एट वेरी हाई टेम्परेचर दे आर वेपर, एंड एट इंटरमीडिएट टेम्परेचर यानी बीच के टेम्परेचर पर द लिक्विड है। एट लोअर टेम्परेचर क्या होगा? एट लोअर टेम्परेचर दे आर सॉलिड, एट हायर टेम्परेचर जब हाई टेम्परेचर कर दोगे दे आर वेपर, वेपर बन जाएगा। एंड एट इंटरमीडिएट टेम्परेचर, बीच का टेम्परेचर रखोगे दे आर लिक्विड। तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि मैटर सभी स्टेट में हो सकता है, टेम्परेचर बदलने से बदल जाएगा। तो ये स्टेट्स हैं, ये पार्टिकल का अरेंजमेंट है, उसके बेसिस पे स्टेट बनाई गई हैं। नाउ फ्यू डेफिनीशंस, हम इसके पहले कि सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज डिस्कस करें, कुछ डेफिनीशंस देख लें। फ्लूइडिटी क्या होती है? सो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड और गैस। गैस भी फ्लो करती है, आपको मालूम है एयर फ्लो करती है, तो हवा बह रही है हम लोग बोलते हैं। सो एयर एंड जो भी हो, गैस एंड लिक्विड बोथ कैन फ्लो, सॉलिड नहीं फ्लो कर सकता। इफ बाउंड्रीज आर रिमूव्ड, then ability of matter to flow, then ability of matter to flow is called fluidity. यदि उसकी बाउंड्री हटा दी जाए तो वो फ्लो करने लग जाए। सो लिक्विड एंड गैसियस states can flow, have this property. Liquid state and gaseous state have this property. So they are fluids. So they are called fluids. ये फ्लूइड्स कहलाते हैं। एयर एंड वाटर, एग्जाम्पल क्या है? एयर फ्लूइड है, एयर फ्लो कर सकती है, वाटर फ्लो कर सकता है, तो इस तरीके से ये फ्लूइड हुए। सेकंड है रिजिडिटी। The property of a matter to maintain its shape though force is applied on it, यदि किसी पे फोर्स लगाया जाए और वो अपना शेप न चेंज करे तो उसको कहते हैं रिजिडिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर टू मेंटेन इट्स शेप, मेंटेन का मतलब जैसी है वैसी ही रहे, मेंटेन इट्स शेप even though force is applied on it, यद्यपि even though force is applied on it, is called rigidity, उसको कहेंगे दृढ़ता, rigidity इसको कहते हैं दृढ़ता। जैसे हम पर बहुत प्रेशर हो और हम
अपना जो एटीट्यूड है और कुछ भी हो, जैसा हमारा टेम्परामेंट है वो चेंज ना हो, तो हम कहेंगे वी आर वेरी रिजिड, वेरी ब्रेव। उसी तरीके से जैसे सॉलिड पर बहुत फोर्स अप्लाई किया जाए और वो अपना शेप न चेंज करे, वो जैसा है वैसा रहे, तो कहेंगे सॉलिड्स आर वेरी रिजिड। जैसे कि ये है, अब इस पर मैं प्रेशर लगा रहा हूँ, चारों तरफ से दबा रहा हूँ, और लेकिन ये अपना शेप नहीं चेंज कर रहा है, तो ऐसे प्रेशर लगाने पे चेंज नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये रिजिड हुआ। सो सॉलिड्स आर रिजिड। फोर्स लगाने पे भी वो जैसा था, अलमारी में, स्टील अलमीरा में कितना भी फोर्स लगा लो तो क्या उसका शेप चेंज हो जाएगा? नहीं। सो द प्रॉपर्टी ऑफ नॉट चेंजिंग या मेंटेनिंग इट्स शेप इवन दो फोर्स इज अप्लाइड इज कॉल्ड रिजिडिटी। सो रिजिडिटी, कौन से रिजिड हैं? सो सॉलिड्स आर रिजिड, रिजिड, सॉलिड्स रिजिड हैं। देखिए, लिक्विड एंड गैस आर फ्लूइड, सॉलिड्स आर रिजिड। तो ये फ्लूइड है और सॉलिड रिजिड है। तो इसका एग्जांपल है आयरन, एल्मीरा। ये लिखना पड़ेगा आयरन एल्मीरा, क्योंकि आयरन अगर मोल्टन स्टेट में भी हो सकता है, तो इसलिए सिर्फ आयरन लिखने से बात नहीं बनेगी। स्टील एल्मीरा लिख लो, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मैटर तो तीनों स्टेट में रह सकता है, तो इसलिए कुछ ना कुछ हम ऐसा लिख दें, एल्मीरा लिख दें या बॉक्स लिख दें, तो वो चीज़ हो सकती है। तो ये बात हमने बता दी आपको रिजिडिटी की। तीसरी चीज़ देखिए कि intermolecular force of attraction, intermolecular force, the force acting between particles of matter, the force acting between particles of matter is called intermolecular force, is called intermolecular force। ये चीज़ हो गई। जैसे दो पार्टिकल हैं तो उनके बीच में एक आपस में अट्रैक्शन है, ये इस तरीके से अट्रैक्शन है, तो उसकी वजह से आप कोई भी चीज़ हो, वो इतना तेज अट्रैक्शन है कि आप ब्रिक को तोड़ना चाहो, ईंट को, तो टूटती नहीं है। क्यों नहीं टूटती? बिकॉज इट हैज़ लार्ज इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसके पार्टिकल इतनी अच्छी तरीके से टाइटली क्लिंज्ड हैं। क्लिंज्ड का मतलब पकड़े हुए हैं एक दूसरे को। सो दैट दे कैन नॉट बी ब्रोकन ईजीली। तो इस तरीके से बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जबकि लिक्विड में पानी में हाथ डालो, एक चुल्लू पानी बाहर निकाल लो, तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लिक्विड में उतना फोर्स ही नहीं था इंटरमॉलिकुलर। और गैस का तो ढक्कन ही खोल दो, लिड, और वो अपने आप ही बाहर निकलने लगती है, उसमें तो कुछ भी नहीं करना पड़ता। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं, ड्यू टू सॉलिड्स हैव हाईएस्ट इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों होता है? सॉलिड्स हैव हाईएस्ट intermolecular force of attraction as particles of matter are tightly clinched, एक दूसरे को वो पकड़े हुए हैं। as particles of matter are tightly clinched, यानी पकड़े हुए। टाइटली बॉन्डेड, टाइटली क्लिंज्ड का मतलब टाइटली बॉन्डेड, ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं द लार्जेस्ट इंटरमॉलिकुलर फोर्स एग्जिस्ट इन सॉलिड, तो इसलिए हाईएस्ट इंटरमॉलिकुलर फोर्स है। ठीक है। एंड गैसेज हैव लोवेस्ट इंटरमॉलिकुलर फोर्स, गैस तो ऐसे ही उड़ जाती है, उसमें कुछ भी नहीं होता। गैसेज हैव लोवेस्ट इंटरमॉलिकुलर फोर्स
जैसे धूप बत्ती का धुआं है या स्मोक है, वो अपने आप उड़ता चला जाता है, तो उसको कुछ नहीं है, इतना अट्रैक्शन फोर्स ही नहीं है, तो वो लोवेस्ट है। और लिक्विड में, लिक्विड अपनी सरफेस नहीं छोड़ता, जितनी में लिक्विड है वहाँ रहेगा, बहुत धीरे धीरे वेपराइज होगा। तो इसलिए लिक्विड्स हैव इंटरमीडिएट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसमें बीच का होता है। सो लिक्विड्स हैव intermediate intermolecular force of attraction। ये चीज हो गई। चौथी चीज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। हमें मालूम है कि देयर इज स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये हमने करेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था, तो तभी हमने कह दिया था कि उसमें स्पेस है। आप ये देख लीजिए कि पानी में 4 चम्मच चीनी डाल दीजिए तो उसका लेवल नहीं बढ़ता है, तो उसमें स्पेस है। तो इस तरीके से हम देखते हैं स्पेस तो सभी में है, इवन सॉलिड्स में भी लार्ज स्पेस होता है। सो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का मतलब है कि इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, उसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। जैसे कि ये दो पार्टिकल हैं, तो इसमें सॉलिड में इतना स्पेस है, इनके सेंटर से इनके सेंटर तक जो भी डिस्टेंस है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, और ये बीच का स्पेस हो गया। जबकि लिक्विड में लिया जाए तो ये स्पेस इतना है, थोड़ा सा ज़्यादा, और अगर गैस में लिया जाए तो ये इतना स्पेस है। वास्तव में सॉलिड से 10 गुना ज़्यादा स्पेस होता है, इतना है, 10 टाइम्स हायर। तो ये सॉलिड हो गया, ये लिक्विड हो गया, और ये गैस हो गया। सिर्फ 10 टाइम्स ज़्यादा स्पेस होता है इनके बीच का डिस्टेंस, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि intermolecular, it is space in, it is the distance between the particles. So intermolecular space is least in solid, in ये space है, intermolecular space is least in solid। अगर पार्टिकल पास पास रहेंगे तो उनका स्पेस कम होगा, और कम स्पेस है तभी तो उनके बीच में बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, फोर्स ज़्यादा होगा। देखो कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप और आपके साथी अगर एक साथ घूमते फिरते रहेंगे, खाते पीते रहेंगे, तभी तो आपकी मित्रता ज़्यादा होगी। और एक लंदन में रह रहा है, एक अमेरिका में रह रहा है, तो उनके बीच में क्या अट्रैक्शन होगा? तो जिसमें स्पेस ज़्यादा है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी कम है। तो गैस है लोवेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्यों कम है फोर्स? क्योंकि स्पेस ज़्यादा, इतनी दूर दूर है तो अट्रैक्ट क्या करेंगे, वो तो एक दूसरे को जान भी नहीं पाएंगे। सो ये सब चीज़ जो इनके बीच में फोर्स है, तो वो बॉन्डिंग है, वो क्यों ज़्यादा है सॉलिड में? क्योंकि वो पास हैं। यहाँ कम क्यों है? इनके बीच में अट्रैक्शन कम क्यों है? क्योंकि वो दूर हैं। इससे इसमें स्पेस ज़्यादा है, इसलिए इनमें थोड़ा सा कम अट्रैक्शन है। सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन इसमें और सबसे कम स्पेस इसमें। स्पेस कम इसीलिए अट्रैक्शन ज़्यादा, स्पेस ज़्यादा इसीलिए अट्रैक्शन कम। सो हम कह सकते हैं कि solids have least intermolecular space while gaseous particles have highest intermolecular space. Solids have least intermolecular space while gas have gases have
हाईएस्ट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इनके बीच में जो भी पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो अंतर आणविक आकाश, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। तो ये तो बात हो गई इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की। नाउ वी विल सी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी, सो kinetic energy is the energy possessed by particles due to its motion. It is the energy possessed by particles due to its motion, due to its motion. जैसे कि क्लास के दो बच्चे अगर ग्राउंड में दौड़ रहे हैं, तो एक अगर तेजी से दौड़ रहा है, बहुत तेजी से, तो उसमें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, और एक धीरे धीरे दौड़ रहा है तो उसमें लेस है। तो ये सब है कि स्पीड किसकी ज़्यादा है, जिसकी ज़्यादा स्पीड होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। हाँ, मास के ऊपर भी डिपेंड करता है। मान लो कि एक कोई छोटी सी मोती फेंक दी जाए और एक है बहुत बड़ा रॉकेट या मिसाइल फेंक दी जाए, दोनों की एक ही स्पीड हो, तो बताओ किस में ज़्यादा एनर्जी है? मिसाइल कहीं गिरेगी तो वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करेगी, और जो मोती कहीं जाएगी अगर उसी भी स्पीड से जा रही तो थोड़ा सा कहीं छेद कर पाएगी। तो एनर्जी किस में ज़्यादा थी? जिसमें ज़्यादा एनर्जी थी उसी ने ज़्यादा डिवास्टेशन या सब नुकसान किया। तो हम कह सकते हैं मास पे भी डिपेंड करता है। बड़ी चीज़ होगी तो वो उसमें एनर्जी ज़्यादा होगी, और छोटी सी चीज़ होगी तो उसमें एनर्जी कम होगी। तो काइनेटिक एनर्जी मोशन पे डिपेंड करती है, और इसका फार्मूला क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू मास और इंटू स्पीड का स्क्वायर। स्पीड ज़्यादा है, ये देख लो, स्पीड ज़्यादा है, उसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। मास, मास पर भी डिपेंड करेगी। तो अगर कोई चीज़ 1 kg की हवा में जा रही है तो उसमें एक चिड़िया में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी कि एक ईगल में, जबकि दोनों एक स्पीड से जा रहे हैं, तो ईगल में ज़्यादा होगी क्योंकि उसके पास मास ज़्यादा है। और एक ईगल में ज़्यादा होगी कि एक एरोप्लेन में, जबकि दोनों एक ही स्पीड से जा रहे हैं, तो एरोप्लेन में क्योंकि उसका मास और ज़्यादा है। और स्पीड की बात की जाए तो जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो अब ज़रा आप मुझे बताइए कि किसके पार्टिकल्स की स्पीड ज़्यादा होती है? गैसियस पार्टिकल्स रेंडमली मूव करते हैं कि सॉलिड के? सॉलिड तो अपनी जगह हिल पाते हैं, बस वो वाइब्रेट कर पाते हैं, और लिक्विड भी अपनी सरफेस के अंदर ही अंदर मूव कर पाते हैं। लेकिन गैसियस पार्टिकल तो थोड़ी देर में, इंसेंस स्टिक यहाँ जलाओ अगले कमरे में उसकी स्मेल पहुँच जाती है। तो सबसे तेज कौन चलता है? सबसे तेज तो गैसियस पार्टिकल्स चलते हैं। इसीलिए गैसियस पार्टिकल की चूंकि स्पीड ज़्यादा है, बाकी सबका मास तो एक ही जैसा होता है, तो इसलिए गैसियस पार्टिकल्स हैव हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी as they have highest speed. Gaseous particles have highest kinetic energy as they have very high speed. सॉलिड पार्टिकल्स जो सॉलिड स्टेट हैज़, तो गैसेस पार्टिकल्स हैं तो
पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड हैव लीस्ट काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो तो मूव ही नहीं करते, बस हिलते डुलते रहते हैं. सो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड हैव लीस्ट काइनेटिक एनर्जी. उनमें लीस्ट काइनेटिक एनर्जी होती है. अब जरा देखो, ये तो बात हो गई कि काइनेटिक एनर्जी. अब जरा देखें कि डेंसिटी क्या होती है. नाउ डेंसिटी का मतलब है, जैसे आप देखिए ये 1 मीटर है. 1 मीटर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर. जो आपके पास स्केल है वो 15 सेंटीमीटर का होता है, छोटा रूलर. तो छोटा रूलर 15 सेंटीमीटर का होता है, और मैं कह रहा हूँ ये है 15 सेंटीमीटर. टोटल 15 100 सेंटीमीटर, यानी आप अपने दोनों हाथ फैला लो तो जो डिस्टेंस बनेगी वो 1 मीटर होगी. 100 सेंटीमीटर. 100 सेंटीमीटर. अगर ये एक क्यूब ले लो, ये भी 1 मीटर और ये भी 1 मीटर और ये भी 1 मीटर. 1 मीटर का सब ले लो. जैसे आपके घर के ऊपर पानी की टंकी रखी रहती है तो वो 1 मीटर क्यूब की होती है. और वो 1 मीटर क्यूब की जो टंकी होती है उसमें 1000 लीटर पानी आता है. 1 लीटर पानी की बोतल तो रेलवे की होती है जो आप पानी पीते हो ट्रेन में. 1000 लीटर इसमें पानी आ जाता है. खैर जो भी हो, ये एक स्पेस है. तो इस स्पेस में आप लोहा भी भर सकते हो, रुई भी भर सकते हो, सोना भी भर सकते हो, चांदी भी भर सकते हो, भूसा भी भर सकते हो, यानी हस्क. आप कुछ भी भर सकते हो. तो डेंसिटी इस बात पे डिपेंड करेगी कि इसमें कितना मास है, कितना वजन रखा है. मान लीजिए 1 मीटर क्यूब की जो आपके घर के ऊपर की पानी की टंकी है, तो उसमें आपने कोई चीज़ कितना मास रख दिया, तो उसके हिसाब से ये इसका वॉल्यूम बताओ, ये इसका स्पेस कितना है. वॉल्यूम का फार्मूला आप जानते हो. वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. तो चूंकि ये तीनों चीज़ें 1 इंटू 1 है, तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, तो इसका कितना वॉल्यूम हो गया? 1 मीटर क्यूब. तो ये तो जगह हो गई. अब इसमें आप क्या डालना चाहते हो? तो इसमें मान लीजिए अगर आपने आयरन डाल दिया तो इसमें पूरे में आयरन भर दो, तो 6500 किलो आयरन आएगा इतनी जगह पे. ये इतने में ही आयरन डाल दो तो इतना आयरन आ जाएगा. अगर इतने में वाटर डालोगे तो जानते हो कितना पानी आएगा? 1000 किलो. आयरन पानी से भारी होता है, तो वाटर डालोगे तो इतना आ जाएगा. अच्छा, अगर इसी जगह में आपने गोल्ड डाल दिया तो गोल्ड जानते हैं कितना आएगा? इसी में 19,600 kg इतना गोल्ड आ जाएगा. तो अलग अलग चीज़ें जितनी आ रही हैं, तो कितना मास आ रहा है पर मीटर क्यूब? 1 मीटर क्यूब में कितना मास आ रहा है? दैट इज कॉल्ड डेंसिटी. डेंसिटी इज मास ऑफ सब्सटेंस पर मीटर क्यूब. 1 मीटर क्यूब में जितना मास आ सके, जितना वजन आ सके, तो वो उसको कहते हैं कि डेंसिटी. अगर इसमें सिर्फ आपने हवा भरी, हवा में भी वजन होता है, तो ये 1.29 किलो हवा आएगी बस. 1 मीटर क्यूब अगर पानी की टंकी है उसमें हवा भर दो तो इतनी हवा आएगी. और अगर उसको हवा को निकाल दो और उस टंकी वो टंकी फिर इतना वजन उसका कम हो जाएगा, यानी हवा का इतना वजन है अगर उसमें एयर भर दो. तो सबकी अपनी अपनी डेंसिटी है. डेंसिटी क्या है? डेंसिटी इज मास कंटेन्ड पर यूनिट वॉल्यूम. डेंसिटी is mass contained per unit volume. पर यूनिट वॉल्यूम. यूनिट वॉल्यूम का क्या मतलब है? पर मीटर क्यूब. पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब है कि पर मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में जितना मास होता है. तो डेंसिटी का क्या फार्मूला हुआ?
डेंसिटी का फार्मूला हुआ मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम, जो भी वॉल्यूम ऑफ स्पेस है, जितनी जगह पे रखा गया है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर या उस सब्सटेंस ने जितना भी वॉल्यूम लिया है तो वो चीज़ ली जाएगी, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। तो सब कंटेनर ना लिख के सब्सटेंस भी लिख लो, उस सब्सटेंस ने जो वॉल्यूम लिया है, ये चीज़ है। तो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। सीधी सी बात है कि डेंसिटी क्या है, कि कितना मास है और कितनी जगह ले रहा है वो। मास तो केजी में होता है और वॉल्यूम किस में होता है बताओ, मीटर क्यूब। तो डेंसिटी की यूनिट क्या हुई, अगर कभी भी डेंसिटी की यूनिट लिखनी है तो केजी पर मीटर क्यूब में होगी। जैसे मैं कहूँ कि डेंसिटी ऑफ वाटर, तो वाटर का कितना मास है, कितना मास आया इसमें डाला, 1000 kg, और उसने स्पेस कितना लिया, 1 मीटर क्यूब की टंकी में डाल दिया आपने, तो इट इज़ 1000 kg पर मीटर क्यूब। मीटर क्यूब जब ऊपर जाएगा तो माइनस का साइन लग जाएगा, क्योंकि नीचे से ऊपर ले जाओगे तो निगेटिव, ऊपर से नीचे ले जाओगे तो फिर ऐसे। तो ये वाटर की डेंसिटी है। अगर मैं आपसे कहूँ कि डेंसिटी ऑफ आयरन बताइए, तो बताइए इसमें कितना मास आ गया 1 मीटर क्यूब की टंकी में, अगर आप आयरन भरते तो 6500 किलो आपने आयरन भर दिया। अच्छा, कितनी जगह में भरा, 1 मीटर क्यूब में, तो आयरन की डेंसिटी कितनी हो गई, 6500 kg पर मीटर क्यूब। सोना जो है पानी से 19.6 टाइम्स ज़्यादा भारी होता है। तो डेंसिटी ऑफ गोल्ड, जहाँ पानी इसमें 1000 किलो आया था, वहीं सोना 19,600 किलो आ गया, 19,600 kg, और उसी वॉल्यूम में 1 मीटर क्यूब की टंकी में। तो आप मुझे डेंसिटी ऑफ गोल्ड बता सकते हैं, केजी पर मीटर क्यूब। और डेंसिटी ऑफ एयर क्या है, डेंसिटी ऑफ एयर, तो कितनी एयर आई, सिर्फ 1.29 kg एयर आई इसमें, और कितनी जगह में, 1 मीटर क्यूब की टंकी में, तो ये हो गई 1.29 kg पर मीटर क्यूब। तो इस तरीके से एयर की डेंसिटी बहुत कम है और सबसे देखो इसकी कितनी ज़्यादा है। अगर आपको कोई एक क्वेश्चन दिया जाए और आपसे पूछा जाए इफ मास ऑफ सब्सटेंस इज 10 kg एंड इट ऑक्यूपाइज स्पेस, कितनी जगह ले रहा है, 2 मीटर क्यूब, 2 मीटर क्यूब जगह ले रहा है, 10 किलो का है। फाइंड इट्स डेंसिटी, इसकी डेंसिटी या घनत्व तो पता करिए, डेंसिटी। सो ये जो मैंने केजी पर मीटर क्यूब बताया है, ये यूनिट ऑफ डेंसिटी है, केजी पर मीटर क्यूब। तो यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या है बताइए, यानी जब भी डेंसिटी आप लिखोगे तो वो केजी पर मीटर क्यूब में लिखोगे। जैसे लेंथ लिखते हो कि इस लाइन की कितनी लेंथ है, 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिखना पड़ता है कि नहीं, तो उसी तरीके से डेंसिटी लिखोगे तो ये लिखना पड़ेगा। कभी भी आप बाहर भी जाओगे कोई चीज़ लेने, तो आलू लेना होता है तो किलो बोलते हो, केजी तो वो उसकी यूनिट है। ऐसे कपड़ा लेने जाते हो तो 2 मीटर, तो वो यूनिट है। इसी तरह से डेंसिटी की ये यूनिट है। डेंसिटी की यूनिट क्या बताइए, केजी पर मीटर क्यूब। अब जरा देखो, एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, मास ऑफ सब्सटेंस 10 kg है और इसका स्पेस 2 मीटर क्यूब है, तो डेंसिटी का फार्मूला क्या हुआ, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना है बताइए, 10 kg, और वॉल्यूम कितनी जगह में है, 2 मीटर क्यूब। तो 2 से 10 को काट दीजिए, 5 kg पर मीटर क्यूब।
ये डेंसिटी है। मैं एक बात बता दूं आपको, अगर डेंसिटी ज़्यादा है सो पार्टिकल्स आर मोर क्लोजर। तो सबसे ज़्यादा क्लोज किस में है पार्टिकल? गोल्ड में है। सो इफ डेंसिटी इज मोर देन द इंटरमॉलिकुलर स्पेस इज लेस। तो आप मुझे बताइए कि किस में पार्टिकल सबसे ज़्यादा क्लोजर होते हैं, सॉलिड में, लिक्विड में कि गैस में? जहाँ पर डेंसिटी आपको बताई गई मास कंटेंट पर यूनिट वॉल्यूम, 1 मीटर क्यूब में जितना भी मास होगा वही डेंसिटी है। और वही सब यहाँ बताया गया, 1 मीटर क्यूब में इतना मास, 1 मीटर क्यूब में इतना मास, 1 मीटर क्यूब में 1000 kg मास, वही डेंसिटी है। और यहाँ पर 2 मीटर क्यूब में इतना मास, तो 1 मीटर क्यूब में 5 का मास, 5 kg/मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब में जो मास होगा वही डेंसिटी कहलाएगी, यही है डेंसिटी। तो किस में डेंसिटी ज़्यादा होगी? जिसमें पार्टिकल 1 मीटर क्यूब में ज़्यादा होंगे, जिसका मास ज़्यादा होगा। तो सबसे भारी कौन होता है? सॉलिड। सो सॉलिड्स हैव हाईएस्ट डेंसिटी वाइल गैसेस हैव लोवेस्ट डेंसिटी, क्योंकि उसमें पार्टिकल दूर दूर होते हैं। अभी आपने एयर की डेंसिटी देखी 1.29 kg/मीटर क्यूब। सो सॉलिड्स हैव हाईएस्ट डेंसिटी while gas have lowest density. Gas has lowest density. जैसे खाली बोतल है पानी की, उसके अंदर गैस भरी, हवा भरी, उसको उठा के चलना कितना आसान है। और उसी में अगर हम आपसे कह दें कि वो ग्लास बॉल से कंचे भर दो तो कितना भारी हो जाएगा, या रेत भर दो, सॉलिड भर दो, तो उठा के चलना कितना मुश्किल है। तो सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि उतनी ही जगह में अगर आप रेत भरोगे तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, और हवा भरी है यानी कुछ खाली है बोतल, तो उसकी डेंसिटी कम है। नाउ कंप्रेसिबिलिटी। देखिए, कभी आपने ऐसा किया है कि जो ये पंप है साइकिल का, तो इसमें हवा भरने के लिए, जो साइकिल में हवा भरने के लिए पंप होता है, तो इसमें इसको यहाँ पर आप बंद कर दो और ऊपर से इस पर प्रेशर लगाओ। तो पूरा प्रेशर लगाओगे तो आप इसे, तब भी तेज़ी से प्रेशर लगाओगे तो इस पिस्टन को पूरी गैस कंप्रेस कर सकते हो, यानी इसके अंदर हवा ही तो भरी है। और अगर आप इसे यहाँ से बंद कर दो, यहाँ से हवा ना निकलने दो, कुछ लगा दीजिए, नोज़ल लगा दीजिए कैप, और इस पर प्रेशर लगाओ तो आप इसे कंप्रेस कर दोगे, इसकी हवा कंप्रेस कर करके। और जो ज़्यादा ताकत लगा देगा आपका दोस्त, तो वो इसे यहाँ तक भी कंप्रेस कर सकता है। तो पूरा का पूरा जो गैस है वो इतना तक भी कंप्रेस कर सकता है, यहाँ तक। तो यानी ऐसे भी कर सकता है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो भी चीज़ है, गैस को कंप्रेस किया जा सकता है। तो वो फोर्स लगाओ और उसे कंप्रेस कर दो। तो ये देखो, उसने कंप्रेस करके इतनी जगह कर दिया। तो गैसेस हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी इफ प्रेशर इज अप्लाइड एंड द वॉल्यूम ऑफ मैटर इज रिड्यूस्ड। जगह इतनी थी, उसको कम कर दिया। सो इफ वॉल्यूम का मतलब जगह होती है, स्पेस। इफ वॉल्यूम ऑफ मैटर इज डिक्रीज्ड देन दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी। क्या आप सोचते हो कि हाथ में आयरन की कोई चीज़ लेके दबाएं और बिल्कुल छोटी सी हो जाए? ऐसा कभी नहीं होगा। या लिक्विड पर मैं एक प्रेशर डालूं दूध को और आधा लीटर बना दूं, तो कभी भी नहीं कर सकोगे। लेकिन अगर गैस को, कोई भी चीज़ है, जैसे आपके पिस्टन में या पिचकारी में हवा भरी है, आप अगर अपने होली की पिचकारी में आगे नोज़ल में थंब भी लगा करके पिचकारी का जो हैंड है उसको दबाओगे तो पिचकारी दबती चली जाएगी। क्यों दबती चली जाती है? क्योंकि उसके अंदर जो गैस है उसमें आपने प्रेशर लगाकर उसका वॉल्यूम कम कर दिया है। ऐसा आप करके देख सकते हो घर में, अगर पिचकारी है तो सामने जहाँ से उसमें से कलर निकलता है वहाँ हाथ लगा दीजिए, थंब लगा लीजिए और पीछे से हैंडल को दबाइए, तो उसकी सारी हवा को
बिल्कुल दबा के थोड़ी सी जगह में कर सकते हो। तो व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी? इफ प्रेशर इज अप्लाइड, फोर्स नहीं प्रेशर, यहां से प्रेशर लगाइए। इफ प्रेशर इज अप्लाइड, प्रेशर और फोर्स का मतलब आगे बताया जाएगा। तो इफ प्रेशर अप्लाई करें इसमें एंड वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस गेट रिड्यूस, देखो पहले इतना वॉल्यूम था, अब थोड़ा सा बचा, पूरा दबा दिया इसको, ये गैस थी। एंड वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस गेट रिड्यूस्ड, then this property of matter is called compressibility, is called इस प्रॉपर्टी को कहेंगे कंप्रेसिबिलिटी, कि वो प्रेशर लगाया और वॉल्यूम कम हो गया। देखो यहाँ से आपने क्या लगाया था, प्रेशर, और वॉल्यूम है कम हो गया। सो गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। गैस कैसे होते हैं? सो गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, while सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड को नहीं दबाया जा सकता, प्रेशर कितना भी लगा लो उसका वॉल्यूम कम नहीं होगा। सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, लिक्विड्स आर वेरी लिटिल कंप्रेसिबल। अगर 1 लीटर दूध को दबाओगे तो 1 ml यानी 990 ml तक पहुंचा पाओगे, बहुत 1% ही कंप्रेस कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। सो लिक्विड्स आर वेरी लेस कंप्रेसिबल। सॉलिड्स तो होते ही नहीं है कंप्रेसिबल, वो नॉट कंप्रेसिबल। ये होते हैं बहुत थोड़े, वेरी लेस कंप्रेसिबल। तो इस तरीके से हमने देखा कि कंप्रेसिबिलिटी क्या चीज होती है। नाउ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या है? दैट इज स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग of various kinds of particles are called, is called diffusion. Spontaneous intermixing of various kind of particle is called diffusion। जैसे कि आप किसी भी वाटर में इंक डाल दें या 2-4 कलर डाल दें, इंक भी डाल दें और ब्लू कलर डाल दें, रेड कलर डाल दें, तो ये सब मिल जाएंगे। ये ड्रॉप डाल दें और फिर मिल जाएंगे, ये कलर है, तो पूरा पानी एक जैसा हो जाएगा, अपने आप मिक्स हो जाएगा। या रेड में ब्लू डाल दो, रेड कलर में ब्लू अपने आप ही मिक्स हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है डिफ्यूज़न में, पार्टिकल मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, यहाँ ये ब्लू ज़्यादा है तो पूरे में फैल जाएगा। इन डिफ्यूज़न पार्टिकल्स मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन जहाँ वो ज़्यादा है, टू लोअर कंसंट्रेशन जहाँ वो कम है। और स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग का मतलब स्वतः, अपने आप बहुत सारे पार्टिकल्स का आपस में मिल जाना विसरण कहलाता है। कोई भी दो चीज़ है, गैस भी मिल जाएगी, आप एक तरफ इंसेंस स्टिक जलाओ, दूसरी तरफ धूप बत्ती जलाओ, तीसरी तरफ और कुछ है कपूर जला दीजिए, सब मिक्स हो जाएगा कमरे में। तो मंदिर में सब तरीके की चीज़ें जलती हैं, सब मिक्स हो जाती गैस। तो स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग, 2 कलर मिला के देख लो आप, घर में ब्लू और रेड कलर अपने आप मिल जाएगा। तो इसको कहते हैं इन डिफ्यूजन पार्टिकल मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल, जहाँ वो ज़्यादा हैं वहाँ से फैलते फैलते पूरे में फैल जाएंगे। इन डिफ्यूजन पार्टिकल मूव्स फ्रॉम
higher concentration to lower concentration. जहाँ हायर कंजेशन हो, ज़्यादा से कम की ओर, तो लिक्विड्स कैन डिफ्यूज विद ईच अदर, लिक्विड डिफ्यूज हो सकते हैं, एंड गैस कैन डिफ्यूज, सॉलिड कैन नॉट डिफ्यूज. लिक्विड एंड गैस कैन डिफ्यूज वाइल, दो लिक्विड को मिला लो तो डिफ्यूज हो जाएंगे, दो गैस को मिला दो तो डिफ्यूज जाएंगे. एयर तो डिफ्यूजन से ही बनी है साहब, कितनी सारी गैसेज हैं एयर में. वाइल solids cannot diffuse, cannot diffuse, solid नहीं diffuse हो सकते. इस तरीके से हमने आपको कई प्रॉपर्टीज बताई. अब हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के जो सेलिएंट फीचर्स हैं उनको अगली क्लास में बच्चों आपको बताएंगे. इस क्लास के लिए इतना है. थैंक यू बच्चों.